स्टार्ट किया जाए क्लास। देखो आज बहुत सारे कम बच्चे आए हुए हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है क्लास 10 उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मेरे साथ क्या करना, अभी क्लास के साथ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तुम सब करना क्या कि जो भी चीज आपको डाउट लगेगा कि भैया यहाँ पे कैसे, वो आप पूछना, ठीक है। दूसरी बात ना, ज्यादा से ज्यादा आप समझने की चीजें कोशिश करना। और अभी जैसे हम आपको रिवीजन करा रहे हैं ना, तो आप घर पे जाकर के क्या करोगे, आज खुद का रिवीजन करोगे, नोट्स निकालोगे और रिवीजन करोगे। ऐसा नहीं कि केवल हम ही रिवीजन करेंगे, हम रिवीजन कराएं आप घर पे जाकर के मस्ती करने लगो। हम यहाँ पे आपको रिवीजन कराएं, आप घर पे जाइए, अपना नोट्स खोलिए और अपना खुद का रिवीजन कीजिए। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप जो है बाबू ना एक महादेश है। क्या है, महादेश है। जैसे महादेश किसको बोलेंगे, तो एक से अधिक देश जब मिलते हैं तो वो महादेश का निर्माण करते हैं। जैसे देश बनता है ना, तो देश केवल एक राज्य मिलकर नहीं बनता है। जैसे भारत देश में 28 गो राज राजधानी है, तो ये 28 राज राजधानी मिलकर के एक भारत देश का निर्माण किए हैं। ठीक उसी प्रकार से देश इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, ये सब आपस में जब और भी देश हैं, ये सभी देश आपस में मिल करके यूरोप महादेश का निर्माण किए। ठीक है, तो मेरा जो आज का चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आपको ये बात में क्लियर हो गया कि यूरोप क्या है जी, एक महादेश है। मतलब यूरोप जो महादेश है इसमें एक से अधिक देश शामिल हुए होंगे। कौन कौन से मुख्य देश शामिल हुए, उनमें कैसे राष्ट्रवाद हुआ, तो इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्र का मतलब हो गया देश, तो बोल रहा है ना राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। कहने का अगर बात मेरा समझ लो, तो अपने देश के प्रति, आपको आपके देश के प्रति जो प्रेम की भावना होगी उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश होता है। राष्ट्र मतलब देश। अब आइए हम पढ़ते हैं एक एक के बारे में। यूरोप, ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे अगर आपको कहीं पे हो सकता है, ये नया आपको नोट्स बनवाया गया है, इसमें कहीं कहीं पे हो सकता है टाइपिंग एरर हो, ठीक हो। और तुम्हारा जो नोट्स मिला उसमें और इसमें जहाँ पे आपको डिफरेंस लगेगा कि डिफरेंस है, आप हमको बताओगे कि भैया पुराने वाले नोट्स में और नए वाले नोट्स में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन करके ठीक कर लेंगे। आगे आ जाओ यहाँ पे। यूरोप, यूरोप एक क्या है, महादेश है। एग्जाम में अगर आपके आ जाए कि यूरोप निम्न में से क्या है, तो यूरोप क्या है जी, एक महादेश है। अभी हम आपको समझाया कि महादेश क्या होता है। महादेश आपको समझ में आया है, एक से अधिक देश जब आपस में मिलते हैं तो महादेश का निर्माण करते हैं। अब हो रहा है कि यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि, मतलब और भी, आदि मतलब और भी देश आते हैं। ये सभी देश आपस में मिल करके यूरोप महादेश का निर्माण किए। ठीक है बाबू। आगे आपका है राष्ट्रवाद शब्द। किसी बच्चे को ये दिक्कत है, किसी को ये दिक्कत तो नहीं है ना कि यूरोप के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मान लो हम पूछ ले कि इटली किस महादेश में आता है, तो यूरोप महादेश में आता है। बोहेमिया किस महादेश में आता है, पोलैंड कहाँ पे आता है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम राष्ट्रवाद। क्या है राष्ट्रवाद, तो हम आपको पहले ही बोले हैं कि देश के प्रति प्रेम की भावना को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्र का मतलब क्या है, देश, राष्ट्र मतलब देश। तो यहाँ पे ध्यान दो, समझ में आवत होगा ना, जहां पे नहीं आएगा वहां पे बताएगा सब। और ऐसा नहीं कि हिंदी हिंदी, जिसको अगर भोजपुरी चाहिए वो भोजपुरी भी लेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है।
राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। जैसे आप बोल सकते हो भाईवाद क्या है? तो भाई के प्रति प्रेम की भावना क्या है? भाईवाद है। जैसे मेरे प्रति तुम सबको कुछ ना कुछ तो स्नेह है कि नहीं है? हमको भी तुम्हारे प्रति कुछ ना कुछ स्नेह है भाई। तो ये क्या है? भाईवाद, बहनवाद। ठीक है, तो देश के प्रति प्रेम की जो भावना है, जैसे भारत के प्रति आपके अंदर प्रेम है ना जी, तो भारत के प्रति जो आपके अंदर प्रेम की भावना है उसे हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। बोल रहा है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद एक क्या है जी? भावना है। भावना क्या है? जैसे हम लोग अपना झंडा है भाई, तो झंडा हम लोग इंडिया का झंडा कहीं पे देखते हैं तो दिल गार्डन गार्डन होता है कि नहीं होता है? हमारा देश का झंडा है, कहीं पे जितना बढ़िया से तिरंगा लहराता है उतना, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को आप देखते हो छोटा छोटा बच्चा जो है रिबन टोपी वगैरह लगा करके झंडा फहराते चलते हैं। हम भी लोग फहराए हैं, अभी भी फहराते हैं। इंडिया मैच जीतता है तो सबसे पहले अपना फ्लैग क्या किया जाता है? होस्ट किया जाता है, फहराया जाता है। तो बोरा एक क्या है जी? राष्ट्रवाद क्या है जी? तो एक भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक है। जैसे एक तो ये भावना है, और जैसे मान लो कि हम भावना आपको समझाते हैं कि भावना क्या है। जैसे मान लो कि हम बिहार से दिल्ली में कमाने के लिए गए, ठीक है, तो जब हम गांव में रहते हैं ना, गांव में, जैसे मान लो कि हम गांव में है ना, तो सादपुर और तितारपुर का लोग है ना, तो हो सकता है कि सादपुर और तितारपुर के लोग में ना हम नहीं पहचानते हैं उन लोगों को। ठीक है, जैसे ही हम लोग ना, अब मान लो सादपुर तितारपुर, आप सारण जिले का कोई व्यक्ति है और कोई मान लो हाजीपुर साइड का है, और जैसे हम लोग दिल्ली में जब मिलेंगे ना, तो वहां पे हम लोग ना क्या कहलाएंगे? एक साथ हम बोलेंगे लोग कि हम लोग एक ही राज्य से आए हुए हैं। हम लोग कहाँ से आए हुए हैं? बिहार से आए हुए हैं। अब ऐसे ही अगर हम लोग कहाँ पे दूसरे जगह चले जाते हैं, जैसे दूसरे देश में चले जाते हैं, विदेश में, तो वहां पे हम बिहार वाले नहीं होंगे, वहां पे हम भारत वाले होंगे। वहां पे जो हमारी भावना होगी, जो हमारा प्रेम होगा, वो बिहार के लिए नहीं होगा, वो अपने भारत देश के लिए होगा। तो बोल रहा है कि भावना है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को क्या करता है जी? एकता का वाहक करता है। सबको आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये क्या है? एक राष्ट्रवाद की भावना है कि हम लोग सभी धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, और आपका जो सांस्कृतिक है उसको हम मान रहे हैं, आप हमारे संस्कृति को मान रहे हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद की भावना बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो आगे है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। यूरोप में जो, यूरोप के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व बोल रहा है पूर्ण जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। 1789 में फ्रांसीसी क्या हुआ थे जी? क्रांति के आदर्श। ये यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का क्या है जी? सहायक तत्व है। नेपोलियन का सैन्य अभियान और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ दे, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, तो आप लिखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व निम्न है, और निम्न लिख के हम क्या लिखेंगे? पूर्ण जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, नेपोलियन का सैन्य अभियान, और क्या लिखेंगे? मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति। इतना जैसे हम लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर का हमको मिल जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा? लिख देगा सब? अरे लिख बोलो कि ना, लिख दे बोलो ना। अब है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है? आखिर 1789 में फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ? जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं भाई, अब तुम सब क्लास में ना क्रांति कर लो कि नहीं नहीं हम लोग, तो क्रांति का कुछ तो कारण रहा होगा, ऐसे हम थोड़ी ना क्रांति करेंगे।
भारत में जितने भी आंदोलन हुए तो आंदोलन का कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो 1789 में फ्रांसीसी में जो क्रांति हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के कारण हम जानेंगे कि क्यों 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ। तो बड़ा समाज 3 वर्ग में विभाजित हुआ। जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्ग में क्या था जी, विभाजित था। पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। पादरी में कौन आते थे जी, पुजेरी। पादरी मतलब पुजेरी। चर्च में जो पूजा पाठ कराते हैं ना, चर्च में जो पादरी लोग होते हैं उन्हें, चर्च में जो रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पादरी। तुम पादरी से पंडित समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो। तो पादरी मतलब आ गया। उसके बाद कुलीन। कुलीन में कौन आएंगे जी, तो कुलीन में व्यवसायिक वर्ग के जो लोग होंगे वो आएंगे। और निम्न वर्ग में किसान, मजदूर, ये सब आएंगे। तो जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों में क्या था जी, विभाजित था। कौन कौन सा जी, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था, तो फ्रांस का समाज कितने वर्ग में विभाजित था, 3 वर्ग में। कौन कौन सा, कौन कौन सा, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। पूरा तीनों वर्ग के बीच काफी असमानताएं, असमानता थी। मतलब 3 वर्ग जो है, आपका पादरी है, कुलीन है और निम्न वर्ग है, इन तीनों में बहुत ज्यादा ही क्या था जी, असमानता था। मतलब तीनों को एक अधिकार नहीं दिया गया था। तो जैसे मान लो आप 3 लोग हो और तीनों लोग को अगर अधिकार बराबर नहीं दिया जाए, जिसको अधिकार कम मिलेगा वो तो क्रांति करेगा ही भाई। वो बोलेगा कि हमको भी क्या चाहिए, इनको जितना आप महत्व दे रहे हैं उतना महत्व हमको भी चाहिए। तो फ्रांस में जो 3 वर्ग था, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग, उन तीनों में बहुत ज्यादा क्या थी जी, असमानता थी। फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है कि जिसपे अंकुश की भावना जिसमें ना हो, जिसमें प्रेम की भावना ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं जी, निरंकुश बोलते हैं। तो फ्रांस का राजा क्या था जी, निरंकुश। तो आपसे पूछेगा कि फ्रांस का राजा लुई 16वां कैसा शासक था, तो कैसा शासक था, निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब जिसमें दया करुणा की भावना नहीं, जैसे कभी कभी मेरे में तुम सब देख सकते हो। पिटना है मतलब पिटना है। आगे है, फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। जो फ्रांस के लोग थे उनके ऊपर टैक्स का बोझ क्या हो गया था जी, ज्यादा लग गया था। टैक्स से अभी आपको याद आ रहा होगा, अभी भारत का भी स्थिति देखिए रहे हो सब, हर चीज पे क्या हुआ है, टैक्स बढ़ गया है। जैसे देख रहे हो पेट्रोल, डीजल वगैरह सबका दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन सब पे क्या हो रहा है, टैक्स बढ़ रहा है। अब मान लो कि टैक्स बढ़ रहा है भारत में, अब भारत में बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया जाए तो क्या इसका विद्रोह लोग करेगा कि नहीं करेगा, एकदम ही लोग विद्रोह करेगा। एक कॉलर है, बात करेंगे। हाँ संजीत बोलो, ले लो, ठीक। आगे हम देखते हैं, ध्यान से देखो। आगे है बाबू, फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ क्या हो गया जी, अधिक हो गया था। तो ये जो आपको कारण है ना, ये फ्रांस के क्या है जी, क्रांति के कारण है। तो फिर से यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो आप लिखिएगा 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। और 1 नंबर में हम क्या लिखेंगे माय डियर, तो 1 नंबर में लिखेंगे कि समाज 3 वर्ग में विभाजित था, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। तीनों वर्ग के बीच काफी असमानता थी। यहाँ पे और नहीं लिखे, और काफी असमानता थी लिख सकते हो। फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश था। क्या था, निरंकुश। निरंकुश का मतलब समझ गए हो, ठीक है। आगे है कि फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया। जितने भी फ्रांस के लोग थे उन पे क्या हो गया था, टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। आपको भाई टैक्स भरना है और तुम्हारे ऊपर ही हम टैक्स लगा दे कि जितने भी बच्चे हैं
अगर सही समय पे पेमेंट नहीं देंगे तो उन पर ना टैक्स लगाया जाएगा। तुम देगा सब मेरा पेमेंट? नहीं देगा सब। हाँ बोलो। देखो देखो, अभी आप नहीं समझी है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। अब पादरी, कुलीन और वर्ग, जिसमें टैक्स किनके ऊपर लगता था? केवल निम्न वर्ग के लोग थे। तो जिस पर टैक्स लगेगा वही ना क्रांति करेगा। तो हमको क्रांति का कारण जानना है। तो क्रांति क्या हुआ था? क्योंकि लोग जो थे, फ्रांस के लोग थे, उन पे टैक्स का बोझ अधिक हो गया था, इस कारण से क्रांति हुआ था। यहाँ पे भी इस चीज की बात ही नहीं हो रही है कि किस पे टैक्स लगा था। यहाँ पे केवल फ्रांस के जितने भी लोग थे उन पे टैक्स का बोझ अधिक हो गया था, इस कारण से वहां पे क्या हुआ था जी? 1789 में क्रांति हुई थी, जिसे हम 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि जो क्रांति हुआ, जैसे कहीं पे भी क्रांति होता है तो क्रांति के बाद उसका कुछ ना कुछ परिमाण निकलता है। जैसे अभी तुम सब मान लो कि दो बच्चा अगर एक केक के लिए झगड़ा कर ले, तो अगर झगड़ा कर लेगा तो उस पर एक जमीन है, जमीन आप मान लो आपका पट्टीदार कोई है भाई, एक आदमी बोल रहा है मेरा, एक आदमी बोल रहा है मेरा, दोनों झगड़ा कर लेता है। तो झगड़ा करने के बाद से झगड़ा क्यों हुआ है, ये तो इसका क्या हो गया? कारण हो गया। और झगड़ा होने के बाद, समझौता के बाद उसका जो परिणाम निकलेगा, झगड़ा होने के बाद से जो समझौता हुआ, तो समझौता से क्या क्या पड़ेगा? तो जब फ्रांस में 1789 में क्रांति हुआ तो क्रांति का परिणाम क्या क्या देखने को मिला? तो पहला आप देखो, लुई 16वां के राजशाही का अंत हुआ। जो लुई 16वां अपना, हेलो, बोलिए। हाँ ठीक। देखो सब छोटा भाई है, सब बहुत दिक्कत है, कहीं पे जाता है सब पैसा मांगता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है उस सब का ना। तुम सब का खर्चा है? अरे तुम सब तो करबे नहीं करते हो का, खर्चा होगा तो देंगे क्या? हाँ सोच रहा है फी में माफ करेंगे ना। आगे आ जाओ। लुई 16वां के राजशाही का क्या हुआ जी? अंत हुआ। जो लुई 16वां निरंकुश राजा था, इसका राजशाही का क्या हुआ जी? अंत हुआ। मतलब ये राजशाही इसका खत्म हुआ, समाप्त हुआ। गणतंत्र का स्थापना हुआ। राजतंत्र, सॉरी, जन, जन मतलब लोग, ठीक है, जनतंत्र का स्थापना हुआ। दूसरा भाई, है? अरे लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था चलाया गया। ठीक है, आगे ध्यान से देखो। जैसे लोकतंत्र होता है ना, तो वैसे ही ये क्या हो गया? जनतंत्र हो गया। जन का भी मतलब क्या होता है? लोग होता है। ठीक है, तो जनतंत्र का स्थापना हुआ। यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। अब यूरोप महादेश है, और यूरोप महादेश में कौन सा देश आ रहा था? फ्रांस आ रहा था। और फ्रांस में क्रांति हुआ, और क्रांति के कारण क्या हुआ कि जो राजा निरंकुश था उसका राजाशाही का अंत हुआ भाई। उसके बाद क्या हुआ? वहां पे जनतंत्र का स्थापना हुआ। और वहां पे क्या हुआ? यूरोप के देशों में और भी जो आसपास के जो देश थे वो बोले अरे भाई 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था, क्रांति के बाद तो वहां के लोग के बहुत फायदा हुआ है, फ्रांस के लोगों को। तो आसपास का जो देश है उसमें इसका क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। तो वो भी लोग अपने देश के लिए क्या किए? क्रांति करेंगे भाई। जैसे मान लो कि आप ना, अगर भारत देश है, ठीक है, एशिया महादेश में कौन आता है? भारत देश आता है। अगर मान लो कि भारत देश जब गुलाम था, तो भारत में अगर क्रांति हुआ, भारत जब आजाद हुआ, तो भारत के आजाद होने पे भारत को क्या क्या चीज फायदा हुआ? ये जो अगर भारत एशिया महादेश में जो देश गुलाम है, वो भी तो सोचा होगा ना कि भाई आजादी पे हमको क्या मिल रहा है? छूट मिल रहा है, हमको अपना अधिकार मिल रहा है, राजशाही का अंत हो रहा है, तो हम भी प्रयास करेंगे कि मेरे भी देश में क्या हो? क्रांति हो। तो यूरोप महादेश में जो अन्य देश थे उनमें भी क्या हुआ जी? राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। ठीक है, मतलब उन यूरोप में और भी जो देश थे उनमें भी देश के प्रति प्रेम की भावना का उदय हुआ। ठीक है, नेपोलियन का युग। सबसे पहले तो एग्जाम में पूछ सकता है कि नेपोलियन के युग कब से कब तक था। तो नेपोलियन का युग
1804 से 1815 तक था। तो आपसे पूछेगा कि नेपोलियन का युग कितने वर्षों तक रहा, तो 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 वर्ष। नेपोलियन युग कितने वर्षों तक था? अब ये ध्यान से समझो, ये आपके ना टारगेट गाइड वगैरह में ये क्वेश्चंस नहीं देगा, लेकिन अगर बिहार बोर्ड चाहे ना कि हमको पेपर हार्ड बनाना है, तो आप केवल याद किए हो कि नेपोलियन युग कितना से कितना है, 1804 से 1815, और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बना दिया कि नेपोलियन युग कितने वर्षों तक था। तो उस समय तुम सब क्या बोलेगे, सर भैया को पढ़ाने नहीं आ रहा था, भैया तो केवल हम लोग को कहाँ बताए थे कि नेपोलियन 15 में से 4 को घटाना है, 11 आएगा, ये 11 बोलना है। तो नेपोलियन युग कितने वर्षों तक था जी? 11 वर्षों। तो कब से कब तक था? अब पढ़ते हैं नेपोलियन युग के बारे में। बोला 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। पहला क्वेश्चन, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में 1804 में फ्रांस का सम्राट कौन बना? दो प्रश्न एक लाइन से उठा सकते हो आप। आपसे पहला पूछेगा कि 1804 में फ्रांस का सम्राट निम्न में से कौन बना? कौन बना? नेपोलियन। दूसरा बोलेगा कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? कोई दिक्कत? दूसरा है कि 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। दूसरा पूछेगा क्वेश्चन कि नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता कब लागू किया, या फिर नेपोलियन संहिता 1804 में किसने लागू करवाया? नेपोलियन ने। तो यहां से भी दो क्वेश्चन। तो आप जब भी नोट्स पढ़ें तो आप क्वेश्चंस बना बना के पढ़ें कि इस लाइन से किस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप केवल ऐसे पढ़ जाओ 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया, क्या मतलब है? रीडिंग नहीं डालना, समझ समझ के पढ़ना है कि 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। दूसरा है 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन ने किस युद्ध में 1815 में हार गया? वाटरलू के युद्ध में किसने हार गया जी? नेपोलियन। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन कब हारा जी? 1815 में। इतना तक किसी को कोई दिक्कत? नेपोलियन चाचा यही है अपने, ये जो है ये कौन है? नेपोलियन। ड्रेस देख रहे हो सब इनका? बस हो गया हो गया। आप इनको चाचा हम बोले तुम तो मौसा नहीं बनाओ, उस व्यक्ति को दादा बनाया जा सकता है, मौसा थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। आगे आ जाओ, आगे ध्यान दो, ध्यान। बस हो गया हो गया। मस्ती मस्ती भर हो तो ज्यादा बढ़िया लगता है। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया। अब जब 1815 में नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध हारा, तो जितने भी मित्र राष्ट्र थे वो सब ने नेपोलियन को कैद किया, नेपोलियन को कैद किया और सेंट हेलेना नामक टापू पर जाकर के छोड़ दिया। टापू क्या होता है जी? तो समुद्र के बीच में जो खाली जगह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टापू बोलते हैं। वहां पे इसको ले गया उस टापू। तो आपसे पूछेगा कि मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर किस टापू पर रख दिया? सेंट हेलेना। कहा? सेंट हेलेना नामक टापू पर, जहां 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। नेपोलियन का मृत्यु कहां हुआ? क्वेश्चन, नेपोलियन का मृत्यु कहां हुआ? समझ रहे हो ना? अभी अभी आप उत्साह में आओ ना। क्वेश्चन मेरा कुछ है, जवाब आपका कुछ आ रहा है। नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ? नेपोलियन का मृत्यु कहां हुआ? कब और कहां ध्यान में रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई मेरे को तो दिखा, मार के चले हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा है मेटरनिक। मेटरनिक युग। मेटरनिक युग। अब आपसे पूछेगा कि मेटरनिक
का युग कब से कब तक रहा जी? 1815 से 1848 तक। इसका कितने वर्षों तक युग रहा जी? तो अब क्या करिएगा, 48 माइनस 15 करिएगा तो कितना, 3 और 2, 23 वर्षों तक। तो नेपोलियन का युग कितने वर्षों तक रहा? 23 वर्षों तक। 33 हो जाएगा, 48 माइनस 15, 3, हाँ 33, सॉरी भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। केवल ये अब ध्यान दो, हो गया। ओ टोपी वाले भाई ध्यान दो, क्वेश्चन सबसे क्या पूछेगा कि नेपोलियन का युग कब से कब तक रहा? तो 1815 से 1848 तक। नेपोलियन युग कितने वर्षों तक रहा? तो 33 वर्षों तक। ठीक है। दूसरा है नेपोलियन की विजय शक्ति, नेपोलियन के सॉरी यूरोप की विजय शक्तियां नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया। अब इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे हम लोग, फोकस करो। हो गया, रिवीजन क्लास है ना, तो जितना बढ़िया से सुनो, लिखना तो है नहीं। पूरा यूरोप की विजय शक्तियां, जो यूरोप में विजय शक्तियां थी नेपोलियन के पतन के बाद, यानी नेपोलियन के युग खत्म होने के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि 1815 में कौन सम्मेलन हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था। 1815 वियना सम्मेलन किसके पतन के बाद हुआ था? तो नेपोलियन के पतन के बाद हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं हम। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की। आपसे पूछेगा कि वियना सम्मेलन का अध्यक्षता कौन था? तो कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। मेटरनिख प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिख किस प्रकार का शासक था जी? प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। अब ध्यान देना, प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है जो गणतंत्र या लोकतंत्र का विरोध करे और राजतंत्र को माने, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिक्रियावादी बोलेंगे। तो जो मेटरनिख था, ये चाहते थे ना, इनका उद्देश्य था कि जो जनतंत्र की स्थापना हुई थी, गणतंत्र की स्थापना हुई थी, या तुम बोल लो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, लोग इसका ये क्या करते थे जी? विरोध करते थे। कौन विरोध करते थे? मेटरनिख। और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, तो मेटरनिख क्या थे जी? तो एक प्रतिक्रियावादी शासक थे जिनका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मेटरनिख के बारे में लिखे, तो आप लिख दोगे, या मेटरनिख युग क्या है तो लिख दोगे उसके बारे में। अरे लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? लिख दोगे सब ना, भर भर के लिखना है। आगे है वियना कांग्रेस की उपलब्धियां, ध्यान से समझो। बुरा इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। अब अबे ये बहुत गंदा बात है। अभी यहां से पूछेंगे तो नहीं बताओगे सर, पूछे तुमसे, पूछने के बाद ना पता चलेगा का। हम पढ़ाने जा रहे हैं, तुम बोल रहे, हम बोल रहे हैं समझा रहे हैं, समझो। बोल रहा है कि इटली पर, ध्यान से, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने, मेटरनिख कौन है जी? प्रतिक्रियावादी शासक है। तो बोल रहा है कि इटली जो देश है, जो कहां पे आता है जी? तो यूरोप महादेश में आता है। तो इटली पर अपना प्रभाव यानी अपना अधिकार स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने
उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। मतलब ये क्या किया ना कि इटली को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया कि मेरा जो है ना, मेरा अपना प्रभाव क्या रहे जी, कायम रहे। छोटा छोटा राज्य रहेगा तो उससे हम जाके उसको तुरंत अपने क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इटली पे अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिख ने इटली को कई राज्यों में क्या किया जी, विभाजित कर दिया। एग्जाम में पूछ सकता है कि मेटरनिख ने इटली को कई राज्यों में क्यों विभाजित किया, तो अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए इटली को मेटरनिख ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। जैसे मान लो कि ये क्लासरूम बड़ा बड़ा सा क्लासरूम हो, बड़ा बड़ा सा क्लासरूम हो, और हम क्या कह रहे हैं कि एक बड़ा क्लासरूम हो जिसमें मान लो कि 1000 बच्चे हो, ठीक है। उनको हम कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं कि 5 छोटा छोटा क्लासरूम बना दे, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो 5 छोटा छोटा होगा उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पे हमको पता चलेगा कि कौन बच्चा बदमाशी किया है। 1000 में कौन कू करके बैठ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब छोटा क्लासरूम होगा तो उसमें हमको दिखेगा कि अच्छा आप है कू करने वाली। तो ऐसे ही ना मेटरनिख क्या किया कि इटली में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए इटली को कई राज्यों में क्या किया, विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। अब क्या किया जी, आप ध्यान से देखो, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश जो है वो बुर्बो वंश के सम्राट किसको दिया जी, फर्डिनेंड को दे दिया। तो आपसे पूछे, आगे ध्यान से देखो, ऐसे ही देखो, रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया। रोम और उसके आसपास के जो राज्य थे वो किसको सौंप दिया जी, पोप को। लोम्बार्डी और वेनिसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। तो आपसे पूछेगा कि लोम्बार्डी और वेनिसिया पर किसका प्रभुत्व कायम रहा, तो किसका रहा जी, ऑस्ट्रिया का। रोम और उसके आसपास के राज्यों को किसको सौंप दिया गया जी, पोप को। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश में कौन से साम्राज्य थे जी, तो फर्डिनेंड, जो किस वंश से आते हैं, फर्डिनेंड बुर्बो वंश से आते हैं, याद रहेगा। आगे है परमा, मोडना और टस्कनी के प्रांत हैसबर्ग राजवंश को दे दिए गए। ये 3 को किसको दे दिया गया जी, हैसबर्ग राजवंश को दे दिया गया। जिनेवा और पिडमाउंटेन के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। अब ध्यान से देखो, जिनेवा और पिडमाउंट के राज्य क्या किए गए जी, सम्मिलित कर दिए गए, एक साथ मिला लिए गए। आगे है जर्मनी ने 39 रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जाए। और ये प्रयास किया गया कि जो लोगों में देश के प्रति जो प्रेम की भावना जगी हुई है, ये देश के प्रति प्रेम की भावना खत्म नहीं हो जाए, बोल रहा है भावना नहीं जाए, लिखा है राष्ट्रीयता की भावना नहीं जाए, खत्म नहीं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो आज ना रिवीजन क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई पूछना है, कुछ नहीं पूछना है तो बंद कर सकते हैं हम क्लास। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। कल के क्लास में हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। बता देते हैं टेस्ट क्या होगा।